Yes. So now we are going to talk about the pumps used in the HPLC. So it is one of the most important components which is used in the HPLC. Very, very important part. And furthermore, because why it is important? So we may say that it definitely affects the RT retention time, reproducibility, and the detector sensitivity. And most of the HPLC is done using the pressure between 400 to 1500 psi's. Okay, very, very important, in which the column length is around, what is the length? 25 to 50 centimeter, 4 to 10 in ID, and packed with the particles of 5 to 10 micrometer. Okay, pump should be capable. What is the capability? So it should deliver the mobile phase of flow rate around 1 to 5 ml per minute. Okay, and the pressure should reach up to 5000 psi's. Okay, now the type of the pumps. So there are the four type of the pumps. First is the pneumatic pump, syringe type of the pump, C reciprocating pump, and the hydraulic amplifier pump. Okay. So pneumatic pump are the highly used. Hydraulic amplifier pumps are not common in use, and actual pumping is classified into these types. Okay. So first is the non-reciprocating pump, and second one is the one-headed, two-headed duplex, three-headed triplex mechanical reciprocating pump. Okay, all these things are there. Now we will talk it in detail. Okay, I hope you all are comfortable in English. Okay, and for all viewers, I'll be talking in Hindi also for your better explanation. सो नॉन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को ही हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पंप्स बोलते हैं. ये जो न्यूमेटिक पंप्स होते हैं ये ऑपरेट होते हैं गैस प्रेशर पे. प्रेशर को गैस लाइन से एक्ट करते हैं लार्ज पिस्टन पे, जो ड्राइव करता है स्मॉल एरियाज को. और उसके बाद में जो गैस प्रेशर होता है वो एम्पलीफाई होता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द फेसेस ऑफ पिस्टन पे हायर प्रेशर लिक्विड्स के साथ में कांस्टेंट प्रेशर पे डिलीवर होता है सिस्टम पे. फर्दर मोर ये जो जितने भी न्यूमेटिक पंप्स होते हैं ये सोर्स होते हैं प्रेशराइज्ड गैसेस के और ड्राइव करते हैं लिक्विड फेज को स्टील सिलेंडर पे बाय मींस ऑफ flexible coil or the stainless steel cylinders or by a flexible or the moving सेपरेटिंग इन. और ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमको प्रिवेंट करना है सब्सटेंशियल डाइल्यूशन को गैस का अपर पार्ट ऑफ लिक्विड में. ठीक है ना. अब ये जो पंप्स होते हैं ये थोड़े चीप होते हैं. सब्सिक्वेंटली इनका एक और डिसएडवांटेज है कि ये जो इनका सॉल्वेंट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. सॉल्वेंट चेंज भी रैपिड होता है, मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल होता है, और वो दैट इज लिमिटेड टू अराउंड 10 पंप्स यूजुअली सेंटर अराउंड द फेल्यूर ऑफ द हाई प्रेशर. ठीक है ना. अब इसमें आपको एक केयर लेना है कि जो सॉल्वेंट्स रहेंगे उनकी कैपेबिलिटी को चेक करना है मटेरियल के साथ में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सील. और उसके बाद में जो सॉल्वेंट्स रहेंगे उनको वेल फिल्टर करना है ताकि कोई एब्रेसिव मटेरियल है तो वो बाहर निकल जाए. फर्दर मोर ये एक थोड़ी टेडियस मैटर है कि जो आपको आपको यहाँ पे सॉल्वेंट को चेंज करना पड़ता है लार्ज न्यूमेटिक पंप्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम रहता है वो यहाँ पे फ्लश आउट हो जाता है. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. फर्दर मोर सैंपल इंट्रोडक्शन करना है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. उसके बाद में एक जनरल डिजाइन के बारे में बात करेंगे अपन सेप्टम इंजेक्शन पोर्ट के. ठीक है ना. ये जो सीरींज होती है इसको आप इंजेक्ट करोगे सैंपल के थ्रू. ठीक है ना. इंजेक्टर सेप्टम में डायरेक्टली मोबाइल फेज में जाएगा. उसके बाद में जो डिवाइस रहेगा वो क्या करेगा? प्रेशर को मोबाइल फेस पे अप्लाई होने से बचाएगा एक्सेप्ट द इंजेक्शन इज मेड इन सच अ वे. ठीक है ना. उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन सी? एक प्रॉब्लम होती है लीचिंग इफेक्ट आता है. ठीक है ना. लीचिंग इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होता है? मोबाइल फेज में. ठीक है ना, जो कि कांटेक्ट में रहता है सेप्टम के साथ में. और ये लीचिंग इफेक्ट जो मोबाइल फेज में होता है उसके वजह से क्या होता है कि ओरिजिनल पीक्स जनरेट नहीं होते हैं, तो आर्टिफिशियल रॉन्ग नॉइजी पीक्स जनरेट होते हैं जिनको अपन गोस्ट पीक्स बोलते हैं. ठीक है ना. गोस्ट पीक्स
similar, look very similar to the original peaks, but they are the ghost peaks. ठीक है ना। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है सिरिंज का, उसको आप क्या करोगे, ऑनलाइन इंजेक्शन के साथ में लीकेज के बगैर उसमें ऐड करोगे। ठीक है ना, बिटवीन किसमें, पिस्टन और सिरिंज बैरल में। ठीक है ना। उसके बाद में जो फोर्स रहेगा ऑपरेटर का, वो एक्सर्ट करोगे फिंगर पे, और काउंटरएक्ट करोगे अपलिफ्ट फोर्स को प्रेशराइज लिक्विड पे ऑन द पिस्टन। ठीक है ना। और उसको फिर जो पुश इट डाउन डाउन करोगे, उसको पुश करोगे। फिर इसके बाद में जो हाईली जो प्रेशर सिरिंजेस होती है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं कि इंजेक्ट करती है माइक्रोलाइन क्वांटिटी में 10 to 20 मेगा पैस्कल। और ये सब एफिशिएंसी ऑफ केमिकल ऑपरेटर पे ही सब डिपेंड होता है। उसके बाद में फर्दर मोर अगर लार्जर सैंपल्स है तो इंक्रीज्ड पिस्टन डायमीटर करो। ठीक है ना। और प्रेशर को मैक्सिमम, वो फिर अपने आप ड्रॉप हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो इंजेक्शन पोर्ट्स होते हैं, इंजेक्शन वॉल्स होते हैं, इनको आप रोटेट करोगे मोबाइल फेस ट्यूबिंग पे। ठीक है ना, सैंपल ट्यूबिंग के साथ में। फिर जो सैंपल रहेंगे उनको इंजेक्ट करोगे। ठीक है ना, सैंपल लाइन पे वॉल्व को रोटेट करोगे, मोबाइल फेज वॉश करोगे सैंपल को मेन लाइन के साथ में। फिर जो वॉल्व रहेगा उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाओगे, सैंपल मिक्सचर पास होगा कॉलम में। ठीक है ना, सेपरेशन अचीव होगा, एफिशिएंट एफ्लुएंट डिटेक्ट होगा, और क्रोमेटोग्राम रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वर्क। अगर क्वालिटेटिव वर्क करना है तो फिक्स्ड वॉल्यूम लूप इंजेक्टर ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। फर्दर मोर, ये जो आपको ऑपरेशन दिया गया है इसमें, ये ऑपरेशन ऑफ सैंपल वॉल्व है, ये माइक्रो वॉल्व सैंपलिंग वॉल्व्स बोले जाते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनेबल करते हैं सैंपल को, ताकि वो इंट्रोड्यूस हो जाए रिप्रोड्यूसिबली किसमें, प्रेशराइज्ड कॉलम में, विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरप्शन ऑफ द मोबाइल फेस फ्लो। फिर इसके बाद में जो सैंपल रहेगा फर्स्ट उसको लोड करोगे एक्सटर्नल लूप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्व के साथ में। फिर इंट्रोड्यूस करोगे मोबाइल फेस को, रोटेट करोगे वॉल्व को। ठीक है ना। फिर जो ऑटोमेटिक सैंपल इंजेक्टर से कमर्शियली अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली वो कौन से रहेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको हमको नोट डाउन करना है, कि जो वॉल्व इंजेक्टर्स रहते हैं ये सीरिंज इंजेक्टर से सस्ते होते हैं और बेटर भी होते हैं। ठीक है ना। फर्दर मोर द कंट्रीब्यूशन जो सैम्पलिंग वॉल्व्स का रहेगा बैंड ब्रॉडनिंग में, वो ज़्यादा रहेगा लार्जर देन द सीरिंज इंजेक्टर्स। ठीक है ना। इसमें एक फैक्ट है कि कन्वीनियंस ऑफ यूज ऑफ द वॉल्व्स एज देयर ऑटोमेशन कैपेबिलिटी मेक देम वेरी यूजफुल इन एचपीएलसी। ठीक है ना। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। ये और जनरली सिरिंज लोकेशंस कैसी होती है, ज़रा ट्रबलसम होती है एचपीएलसी के लिए। सो वॉल्व जो इंजेक्शन है उसको प्रेफर्ड करोगे क्वांटिटेटिव वर्क के लिए और हायर प्रिसीजन के लिए देन दैट ऑफ द सिरिंज इंजेक्शंस। एग्री। देयर आफ्टर द कॉलम। कॉलम यूजुअली किसका बना रहता है, हैवी ग्लास का, स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग का, ताकि वो हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर पाए। कॉलम्स का लेंथ कितना होता है, 10 to 30 सेंटीमीटर। नैरो ट्यूब्स होते हैं, स्टेशनरी फेज में रहते हैं, एट ए पार्टिकुलर डायमीटर रहते हैं ऑफ अबाउट 425 माइक्रॉन्स का। ठीक है ना। और जो ट्यूबिंग रहती है उसकी स्मूथ रहती है, प्रिसीजन उसका इंटरनल डायमीटर का काफ़ी अच्छा होता है, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वेल पैक्ड कॉलम आपके चैनल में जाए। ठीक है ना, नियर द वॉल इंटरफेस। और उसके बाद में वॉल इरेगुलरिटीज को वो चेक करे, स्ट्रेट कॉलम्स को बेसिकली फ्लैश आउट करे। फिर इसके बाद में जो न्यूमेटिक पंप्स होते हैं जनरली इनको चूज करते हैं फॉर स्लरी पैकिंग ऑफ द कॉलम्स। ठीक है ना। हायर प्रेशर है डिराइव करते हैं इंस्टेंटली बाय मींस ऑफ ऑन ऑफ वॉल्व ड्राइव्स यूज करेंगे, स्लरी को लेंगे कॉलम में। मॉडर्न जो कांस्टेंट प्रेशर्स है वो कभी कभी उनको फिट करते हैं आप फ्लो बैक सिस्टम के साथ में, और वो कन्वर्ट करते हैं उनको पंपिंग सिस्टम में। उसके बाद में क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ द एफ्लुएंट उसमें रिक्वायर्ड होता है, ताकि एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन हो और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी मेंटेन रहे। फर्दर मोर जो न्यूमेटिक एम्पलीफायर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, पंप करते हैं सिंपलेस्ट और चीपेस्ट वे में, ताकि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर आपको अचीव हो जाए ग्रेटर देन 500 मेगा पैस्कल्स का। और हाइड्रोलिक एम्पलीफायर्स पंप करते हैं वर्क को सेम प्रिंसिपल एट ए न्यूमेटिक पंप, बट द लिक्विड प्रेशर जो भी रहेगा वो गैस प्रेशर से ज़्यादा नहीं रहेगा ऑन द लो प्रेशर साइड।
मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन रेसिप्रोकेटिंग पंप वो कौन से होते हैं? सीरींज टाइप होते हैं, ठीक है ना। और ये जो पंप्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होते हैं, लीड स्क्रू होता है, इसके अंदर पिस्टन होता है, ठीक है ना। वो प्रेशराइज करता है कि वॉल्व को सॉल्वेंट के 75 to 200 ml की कैपेसिटी में, ताकि वो डिलीवर करे पल्सलेस कांस्टेंट फ्लो को सॉल्वेंट ऑफ द सिस्टम में, ठीक है ना। उसके बाद में जो पंप्स रहेंगे तो उसमें जो लिक्विड एनक्लोज्ड रहेगा सिलेंडर में वो डिस्प्लेस करेगा कॉलम को, और जो पिस्टन रहेंगे वो कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे। उसके बाद में कांस्टेंट फ्लो रेट रहेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशंस अचीव हो जाएंगी। कैपेसिटी जो सिलेंडर की रहेंगी वो जनरली ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एनालिसिस, ठीक है। अब ये देखो, ये सीरीज टाइप ऑफ पंप है, आपके सामने दिया हुआ है। ये सील है, पिस्टन है, लोड स्क्रू है, मोटर है, आउटलेट है। तो ये जो सीरीज पंप्स रहते हैं ये कैसे वर्क करते हैं? ये पॉजिटिव सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट करते हैं पिस्टन का मैकेनिकली ड्राइवन कांस्टेंट रेट पे, ठीक है ना। और ये चेंबर में देते हैं कितनी कैपेसिटी क्या जनरेट करते हैं पल्सलेस फ्लो को? 250 to 500 ml कैपेसिटी की पल्सलेस फ्लो को ये जनरेट कर रहे हैं। और हायर प्रेशर इनकी कैपेबिलिटी कितनी होती है? 200 to 475 एटमॉस्फियर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो पंप्स रहते हैं ये लोएस्ट डेड वॉल्यूम पंपिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद में जो फ्लश सॉल्वेंट्स रहते हैं वो पुश डाउन करते हैं एक्शन को पर्ज वैल्यू के साथ। फर्दर मोर जो अगर डबल सीरीज पंप्स है तो उनको आप कैसे डेवलप करोगे कि एक पिस्टन को डिलीवर करोगे सिस्टम के थ्रू टू द कॉलम, ठीक है ना। और जो दूसरा वन रहेगा उसको रिफिल करोगे रिजर्वायर पे। फिर जो मटेरियल जो कांटेक्ट में रहेगा बोरोसिलिकेट ग्लास है, टिटेनियम है, हाइड्रोकार्बन है, डिटर्जेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है ना। ये सब इजीली एनालाइज हो पाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है कि जो सीरिंज पंप्स रहते हैं ये पोटेंशियली क्वाइट स्टेबल होते हैं, फ्लो डिलीवरी का भी इनका कोई टेंशन नहीं होता है, कोई चेक वॉल्व नहीं लगता है, एक्चुएटेड ड्यूरिंग द एनालिसिस। कॉम्बिनेशन जो होता है दो सीरिंज पंप्स का, उसके वजह से क्या होता है मल्टी शेप्ड ग्रेडियंट प्रोफाइल्स बनते हैं यूज ऑफ द फ्लो प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। थर्ड थिंग है रेसिप्रोकेटिंग और द कांस्टेंट फ्लो पंप्स। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होते हैं, ठीक है ना ये। और जो ड्राइवन पिस्टन रहता है वही 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 काम करता है, प्रेशराइज करता है एफ्लुएंट को डायरेक्टली और हाइड्रोलिक ऑयल के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑयल है यहाँ पे डायफ्राम का काम करता है, प्रेशराइज करता है लिक्विड को सॉल्वेंट रिजर्वायर से। रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली क्या करता है? मूवमेंट होता है इसमें प्लंजर पिस्टन का, उसके बाद में सक्शन होगा एलुएंट का बेसिकली, और उसके बाद में जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है और जो डिलीवरी होता है प्रेशराइज्ड सॉल्वेंट का ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक, ये चीज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। जनरली द पंप जो हेड रहती है उसके अंदर में क्या रहता है? बॉल चेक रहता है, ताकि वो इंश्योर करे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इनिशियली क्या होता है कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, सीरीज पंप्स का, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? हायर प्रेशर फ्रीक्वेंसी पे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिलीवर करता है पिस्टन साइकिल पे फॉर्मर, ठीक है ना। उसके बाद में जो डिस्टिंक्शन होता है उसको रिमूव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को डिलीवर करते हैं हर एक साइकिल में, कुछ पंप्स के साथ में डिजाइन टू फ्लो फॉर द लो फ्लो रेट्स, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या करोगे? स्मॉल वॉल्यूम लोगे, ठीक है ना, सॉल्वेंट का डिलीवर करोगे एक साइकिल में। फिर जो सीरीज पंप्स है उनको आप डिजाइन करोगे फॉर लो फ्लो रेट्स, ठीक है ना। उसके बाद में जो लो फ्लो रेट्स रहेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट एज स्मॉल एज द वन कंपेयर्ड बाय द रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद में जो डिस्टिंक्शन रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? मैकेनिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप स्पेशली किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए, ताकि मिनिमाइज हो पाए फ्लो को, ठीक है ना। प्रेशर पल्सेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ पिस्टन वहां पे प्रॉपर रहे, फ्लो वेरिएशन रहे ड्यूरिंग द पिस्टन फॉरवर्ड स्ट्रोक। एग्री? तो इसीलिए हम रेसिप्रोकेटिंग या फिर कांस्टेंट फ्लो पंप्स को यूज करते हैं। अब जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ये जो स्मॉल वॉल्यूम के चेंबर्स होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन में, उनको डायरेक्टली सॉल्वेंट में डायफ्राम में डालते हैं, ठीक है ना। उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है, वो ट्रांसमिट करता है पंपिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल डायफ्राम पे, ठीक है ना। फिर जो दो चेक वॉल्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करेंगे आप पिस्टन के साथ में, डायफ्राम के साथ में, और अल्टरनेट फिलिंग और एम्प्टीइंग करोगे एलिमेंट की चेंबर से। कांस्टेंट प्रेशर को आप अचीव करोगे आउट ऑफ द फेज रिलेशनशिप के साथ में।
उसके बाद में डुअल पिस्टन साइकिल्स के साथ में द पिस्टन जो साइकिल रहेंगे ओवरलैप करेगा मिनिमाइज प्रेशर वेरिएशंस को, ठीक है ना, और एलिमिनेट करेगा पल्सेशन को फ्लो रेट के साथ में अराइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक सॉल्वेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी के साथ में। फिर जो रेसिडुअल्स रहेंगे हर एक साइकिल में, वो दैट टेक्स प्लेस क्यों होते हैं वो, क्योंकि सॉल्वेंट को आप ड्रॉ कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट चेंबर के साथ में ऑफ द पंप, ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो उसके बाद में स्लरी पैकिंग करोगे, पार्टिकल फ्रैक्शनेशन करोगे ताकि कोई एग्लोमरेट्स वहां प्रेजेंट न रहे, ब्रोकन अप हो जाए। फिर फ्रैक्शनेशन अवॉइड करोगे रैपिडली। फिर स्लरी को कॉलम के साथ में हाई प्रेशर पे एग्लोमरेट्स के साथ में डिस्पर्स करोगे और यूज करोगे करेक्ट स्लरी लिक्विड को, एजिटेटिंग द स्लरी एंड द अल्ट्रासोनिक बाथ बिफोर पैकिंग। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है ना। तो थ्री टाइप ऑफ कॉलम्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। पोरस पॉलीमेरिक बेड्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल उनका क्या है, स्टाइरीन विनाइल बेंजाइन को पॉलीमर्स को यूज करते हो आयन एक्सचेंज के लिए, एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है ना, और दैट इज रिप्लेस्ड बाय द सिलिका बेस्ड पैकिंग्स। पोरस लेयर्स जो बेड्स रहती है डायमीटर कितना रहता है 30 to 55 माइक्रोमीटर का रहता है, उसमें थिन शेल रहेंगी 1 to 3 माइक्रोमीटर की, और मॉडिफाइड सिलिका की स्पेरिकल इनर्ट कोर सरफेस पे रहेगा, डेवलप्ड टोटली पोरस माइक्रो पार्टिकुलेट पैकिंग से ये बना हुआ रहेगा, दैट हैज बीन नोन यूज्ड इन एचपीएलसी। थर्ड थिंग क्या है, टोटली पोरस सिलिका पार्टिकल्स रहेंगे, डायमीटर लेस देन क्या रहेगा 10 माइक्रोमीटर रहेगा, नैरो पार्टिकल साइज रहेंगी, पैकिंग हैव बीन वाइडली यूज करेंगे एनालिटिकल एचपीएलसी के लिए। प्रोसीजर के लिए किस लिए यूज करेंगे, कॉलम पैकिंग डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे, पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज ज्यादा होना चाहिए 20 माइक्रोमीटर से ड्राई पैक्ड, और साथ में जो पार्टिकल्स रहेंगे दैट शुड बी लेस देन 20 माइक्रोमीटर स्लरी पैक्ड रहेंगे। पार्टिकल्स को आप सस्पेंड करोगे सुटेबल सॉल्वेंट के साथ में, स्लरी ओब्टेन होंगी, उसको ड्राइव करोगे कॉलम के साथ में अंडर प्रेशर पे। अब जो लाइफ रहता है क्रोमेटिक जो कॉलम की, ठीक है ना, वो कैसे इंक्रीज करोगे, इंट्रोड्यूस करो गार्ड कॉलम को। गार्ड कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम होता है, प्लेस करते हो इंजेक्टर और एचपीएलसी कॉलम के बीच में। गार्ड कॉलम की प्रोटेक्ट करता है एचपीएलसी कॉलम को डैमेज से, लॉस ऑफ एफिशिएंसी कॉज्ड बाय पार्टिकुलेट मैटर, strongly absorbed substances into the sample of the solvent. Guard column are packed in the microparticulate stationary phase or the porous layer beds. Agree? So all these things are there. Thank you so much.